गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। ठीक है। तो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन के ऊपर। तो देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी माइंड से कोई चीज़ को क्रिएट किया है, समझ लो उसने एक पेंटिंग बनाई है या कोई उसने म्यूज़िक क्रिएट किया है और उसका वो कमर्शियल यूज़ करना चाहता है, तो वो खुद ही कर सकता है सिर्फ। ठीक है। अगर उसने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके खरीद लिए हैं, बना लिए हैं, उसके मतलब वो प्रॉपर्टी राइट्स बना लिए हैं अपने उसके ऊपर। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ या फिर क्रिएशन। ठीक है। तो माइंड से क्रिएट की गई कोई चीज़ के ऊपर जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ लो मैंने एक म्यूज़िक बनाया, तो उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मेरे पास है। अगर मैं उसको बेचूंगा सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ क्योंकि उसको मैंने अपने माइंड से क्रिएट किया है उस म्यूज़िक को। ठीक है। अगर उस म्यूज़िक को कोई और बेचना चाहता है तो उसको मेरे म्यूज़िक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो माइंड के से क्रिएट की गई कोई भी चीज़ जो कि जिसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इंटेलेक्ट क्या होता है? माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़। ठीक है। क्रिएट की हुई उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। तो अब जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा। तो उसका आर्टिकल 27 भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है। वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस। तो ये साइंटिफिक लिटरेरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस जो होती है वो है क्या? वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। तो आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी इसके बारे में बात करता है। और ये वेरियस ट्रीटीज़ हैं। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये दोनों ट्रीटीज़ जो हैं ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर आती हैं। ठीक है। अब ये एमओयू क्या है? कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसमें जो डीपीआईआईटी है वो डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और ये एक दो कंट्रीज़ के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की कंट्री में उसको शेयर किया जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट के बीच में ही नहीं, इंडस्ट्री के बीच में भी, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बीच में भी, और इवन जो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज होती हैं उनके बीच में भी। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन नहीं हो रही है, लोगों के बीच में भी एक तरह से कोऑपरेशन हो रही है। यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री, सबके बीच में कोऑपरेशन करने की बात हो रही है। ठीक है। तो ये ही बेसिकली आपका है। इसमें पीडीएफ में पढ़ लेना इसको। ये घुमा फिरा के यही बात लिखी हुई है, तो ये आपको आंसर बनाने में काम आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब ये ट्राइडेंट ऑपरेशन क्या था कि इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पे, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 की, जब बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी, तो इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी वेसल्स को कराची हार्बर पर डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है। अब उसके अंदर ये पढ़ लेना कि इंडियन नेवी सैंक 3 वेसल्स नियर द पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची। और वो हमने जो सोवियत यूनियन से मिसाइल बोट्स ली थी उसको हमने यूज़ करके उन वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, जब कराची के केमारी ऑयल टैंक्स को इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। उसी वजह से ये ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी का भी सक्सेसफुल हुआ था। अभी ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो December 4 को हुआ था, इसीलिए हम नेवी डे भी इसीलिए इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में इस इवेंट को 50 ईयर्स हो जाएंगे और इसको इंडियन नेवी जो है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने की बात कर रही है। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स जो 2021 है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनआरआई वोटिंग। अब एनआरआई वोटिंग क्यों न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया और उन्होंने कहा है कि आप एनआरआईज को पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट करने की इजाज़त दे दो हमें, हम उसके लिए तैयार हैं। हम टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों तरीके से रेडी हैं। इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो यूज़ करने के लिए, कौन से इलेक्शंस के लिए? जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आ रहे हैं, असम में, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम को यूज़ करने के लिए तैयार हैं ताकि एनआरआईज भी बिना इंडिया में आए वोट कर सकें।
ठीक है। तो अभी प्रोसेस क्या है वोटिंग का एनआरआईज के लिए? जो एनआरआईज कौन से होते हैं? इंडिया के ही सिटीजन्स जो रेजिडेंट इंडिया में नहीं है, वो बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, लेकिन वो सिटीजन इंडिया के ही हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एनआरआई। अब वो अभी करंट कंटेक्स्ट में वो सिर्फ फिज़िकली आकर ही वोट कर सकते हैं अपना पासपोर्ट दिखा के। जहाँ पर उनका जो पासपोर्ट इशू हुआ है, जैसे अगर न्यू दिल्ली में उनका पासपोर्ट इशू हुआ है तो वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकते हैं। और ये एनआरआई वोटिंग भी 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे पहले इसका कोई प्रोविज़न नहीं था एनआरआईज को वोट करने का, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ हमारी कितनी है एनआरआई वोटर्स की? ऑलमोस्ट 16 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है वर्ल्ड में, इंडियन डायस्पोरा ही है वो, ठीक है। तो 16 मिलियन पीपल कितने हुए? 1 करोड़ 60 लाख लोग बाहर रहते हैं, तो ठीक है, ये बहुत एक बड़ी फिगर है। तो ये एक तरह से इंडिया में इलेक्शंस में बहुत बड़ी एक फिगर हो जाएगी, और इससे इलेक्शंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या है, रजिस्ट्रेशन जो हमारे इंडिया में जो एनआरआई वोटर्स हैं, जो अभी करंट कंटेक्स्ट में जो एनआरआई वोटिंग होती है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख में से सिर्फ 1 लाख एनआरआईज ने एज अ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो, ठीक है। उन्होंने वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 लाख लोगों ने कराई है 1 करोड़ 60 लाख में से, ठीक है। और उसमें से भी जो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें से सिर्फ 25,000 लोग इंडिया में फ्लाई करके आए थे और उन्होंने वोट किया था। अब ये प्रोसीजर कौन सा है जो इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर कोई एनआरआई वोट करना चाहता है तो जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन आती है, जब इलेक्शन अनाउंस किया जाता है, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर उस एनआरआई को अपने रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं वोट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देगा, ठीक है। समझ लो कुछ ईमेल कर देगा या कुछ भी। तो उस जो वोटर है वो उस बैलेट पेपर को डाउनलोड करेगा, अपनी वोट डालेगा और उसका प्रिंट आउट जो है वो वापस भेजेगा। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है कि वो वोटर जो है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से डायरेक्टली रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा या फिर वो इंडियन एम्बेसी को वो जो अपनी वोटिंग प्रेफरेंस है वो बैलेट पेपर है जो वो भेजेगा, और इंडियन एम्बेसी बाद में अपने आप रिटर्निंग ऑफिसर को आगे भेजती रहेगी। अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अभी क्या पहले इससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से पहले कुछ और अटेम्प्ट किया गया है एनआरआईज को वोट करने के लिए? यस, यूनियन कैबिनेट ने 2017 में प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स एनआरआईज को दिए थे। अब प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? समझ लो कि मैं यूएस में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो इंडिया में आ नहीं सकता वोट करने के लिए। अगर मुझे स्पेशल वोट करने आना है तो मैं स्पेशल वोट करने क्यों आऊँगा? तो मैं अपना एक प्रॉक्सी नॉमिनेट कर दूंगा। समझ लीजिए मैं अपने फादर को यहाँ पर इंडिया में नॉमिनेट कर दूंगा कि मेरे बिहाफ पर मेरे फादर यहाँ पर वोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट ने पास किया था उसको लोकसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में उसको अप्रूवल नहीं मिला था। तो इसलिए, क्योंकि जो लोकसभा थी 16th लोकसभा वो डिसॉल्व हो गई थी, तो डिसॉल्व होने के बाद इस बिल को दोबारा रिवाइव नहीं किया गया, तो और ये बिल जो है वो कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। तो ईसी ने जो पोस्टल वोटिंग की बात करी है उसमें गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ एक जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है हमारे 1961 में, उसी में ही गवर्नमेंट को बस अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें कंसर्न क्या है? कि कंसर्न ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि जो पोस्टल बैलेट की अटेस्ट कराना पड़ता है ना आपको, तो इसके अंदर अटेस्टेशन की बात कर रहा है इसी की। जो एनआरआई होगा उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा डिप्लोमेटिक मिशन से। तो जो MEA है हमारा, वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी लॉजिस्टिकल जो है वेयर विड्रॉल नहीं है जिससे हम इतने ज़्यादा वोटर्स को 1 करोड़ 60 लाख हैं, तो उन सब के जो वोट को अगर हम अटेस्ट करते रहेंगे तो हमारा जो है रेगुलर रूटीन वर्क भी अफेक्ट होगा। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वहाँ पर ये वाले काम करते हुए, इलेक्शंस कंडक्ट कराते हुए थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउथ एशिया फोरम ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये फोरम जो होता है वो 2017 से कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें क्या है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में बात करती हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट्स ही नहीं, अकेडमिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अपने सब रीजनल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि साउथ एशिया के अंदर इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है,
और मालदीव्स, जैसे मालदीव्स ने इसके साथ इस बार कंडक्ट किया है यूएनएस कैप के साथ मिलके। तो मालदीव्स का क्या पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है, जितने भी ये जो सब रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, क्या वो गुड प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी डिस्कशंस इस फोरम में की जाती है। 2017 से ये कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब से हो रहा है ये, तो 2017 से हो रहा है। और कौन कौन कराता है, एशिया पैसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, APFCSD और HLPF। अब ये होता है, ये दोनों तरह के फोरम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और इसको कराता कौन है, UNESCAP और कोई भी एक पार्टनर कंट्री। जैसे इस बार पार्टनर कंट्री कौन है, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, तो एनीवेज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ASKAP। अब ये एक टेलीस्कोप है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसने 3 मिलियन गैलेक्सीज को सिर्फ 300 आवर्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड बना दिया है उसने, और एक तरह से पूरे स्काई का उन्होंने गूगल मैप बना दिया है एक तरह से। ठीक है, तो ऑल स्काई सर्वे कर दिया है उन्होंने ऑलमोस्ट। अब ये पर्थ में लोकेटेड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। तो वहाँ पर इसको बहुत बड़े ग्राउंड में लोकेट किया गया ताकि मैक्सिमम व्यू मिल पाए स्काई का, और हम सारे के सारे जो स्काई में ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कैप्चर कर सकें, बहुत सारी गैलेक्सीज़ को हम कैप्चर कर सकें। ठीक है, इसको पिछले डेकेड में बनाया गया था, और ये February 2019 से ऑपरेशनल हुआ है, फुली ऑपरेशनल हुआ है। और बेसिकली इसको पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को देखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तरह से इसने पूरा यूनिवर्स का गूगल मैप बना दिया है। इसने इतनी सारी गैलेक्सीज़ को सर्वे कर लिया है विद इन 300 आवर्स, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा करेगा। तो इससे एक तरह से क्या हो गया कि हमारे यूनिवर्स का ही एक तरह से गूगल मैप बन गया है। और इससे क्या होगा कि हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कैसे हुआ है, गैलेक्सीज़ कैसे बनी है, ब्लैक होल्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, ये सब के बारे में स्टडी करने में हमारे साइंटिस्ट को हेल्प होगा। और जो इसने इमेजेस ली हैं टेलीस्कोप ने, वो बहुत डीपर और बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन की इमेजेस इसने ली हैं, और इन इमेजेस से फ्यूचर सर्वेस कंडक्ट करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसिक्स। अभी पैसेज एक्सरसाइजेज जो हैं वो क्या होती हैं, वो किसी इंडिविजुअल कंट्री, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रशिया के साथ जो हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं उसको पैसेक्स कहते हैं। हम जितनी भी फ्रेंडली फॉरेन नेवीज़ के साथ जो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है हमारी इंडियन नेवी, उसको हम पैसेक्स कहते हैं। तो इस बार की जो पैसेक्स है वो हमारी रशियन नेवी के साथ हुई है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो इस बार हमने एडवांस सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, वेपन फायरिंग, सीमैन शिप एक्सरसाइज एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ये सब इसमें इस एक्सरसाइज में कंडक्ट किया है। ठीक है, और हमारी वैसे जो असल में रशियन नेवी के साथ जो हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्र नेवल एक्सरसाइज, और ये हर 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, जो इस बार सितंबर 2020 में नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप MCQs कर लेना, एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना, ये डाउनलोड करके टेलीग्राम्स ग्रुप से। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।